नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इस वक्त की एक बड़ी खबर है जिससे हम आपको रूबरू कराते हैं। एनडीएमए ने सभी राज्यों को इस बात का आदेश जारी किया है कि जो लॉकडाउन चल रहा है उसको 31 मार्च तक बढ़ाया जाए। इस बात का एक आदेश जारी किया गया है एनडीएमए की तरफ से। हालांकि गाइडलाइंस किस प्रकार की होंगी लॉकडाउन 4.0 में, इसको लेकर गृह मंत्रालय इसके बारे में घोषणा कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि इस वक्त एनडीएमए ने तमाम राज्यों को एक तरीके से ये आदेश दिया है कि 31 मई तक देश में लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से दिशा निर्देश होंगे लॉकडाउन 4.0 में, इसको लेकर कुछ देर में गृह मंत्रालय स्पष्टीकरण दे सकता है, तमाम गाइडलाइन जारी कर सकता है। हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। सुधाकर, खबर को थोड़ा विस्तार से समझाइए। हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी सुधाकर से बात करने के लिए, लेकिन लगातार जिस बात का इंतजार था, क्योंकि आज तक 17 मई तक ही लॉकडाउन 3.0 था, उसके बारे में ये संभावना थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी जिस बात का जिक्र किया था अपने संबोधन में कि लॉकडाउन 4.0 जो होगा वो नए तरीके का होगा, उसमें नए प्रकार के दिशा निर्देश होंगे। तो एक तरीके से इसको 31 मई तक बढ़ाने का एनडीएमए ने एक तरीके से निर्देश दिया। आर्थिक गतिविधियों को खोलने के बारे में दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था और जिसके बारे में एक आत्मनिर्भर भारत का पैकेज की भी घोषणा की गई है। 5 दिन लगातार इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए एनडीएमए ने कह दिया है। तो ये अपने आप में इस वक्त की एक बड़ी खबर है। लेकिन जान भी जहान भी का जिक्र जिसमें शुरुआत में कहा था प्रधानमंत्री ने, तो जहां पे लोगों की भी चिंता की जा रही है तो आर्थिक गतिविधियों की भी चिंता की जा रही है। उस आधार पे आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाया जाए, तमाम प्रकार की घोषणाएं की गई। हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पे मौजूद है। सुधाकर, थोड़ा विस्तार से समझाइए कि क्या क्या बातें अभी तक स्पष्ट रूप से सामने आ पाई हैं। जी, इस बात की पुष्टि हो गई आरेंद्र की जो लॉकडाउन है अगले 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी 31 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ गया है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, एनडीएमए का ये फैसला है और इस लिहाज से एक ये आदेश भी एनडीएमए की तरफ से जारी किया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है। देखिए, प्रधानमंत्री की जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी तो अधिकांश राज्यों की ये मांग थी कि लॉकडाउन को कुछ और वक्त तक बढ़ाया जाना चाहिए और उस दौरान प्रधानमंत्री ने भी बात की थी और मुख्यमंत्रियों से उन्होंने संवाद के दौरान कहा था कि इसकी ज़रूरत ज़रूर है इस वक्त। लेकिन बाद में जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि जो लॉकडाउन का चौथा चरण है, हमको पता है कि ये चौथा चरण है, तो वो कुछ नए नियमों वाला, नए रंग रूप वाला होगा। और आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने भी निर्देश दिया है कि जो चौथा चरण है लॉकडाउन का, जिसको 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया है, उसमें खास तौर से ये कहा गया है केंद्र हो, राज्य सरकारें हो, तमाम मंत्रालय हो, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको तेज करने के लिए उपाय किए जाए। उस लिहाज से जो गाइडलाइंस में जो तमाम मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं, उसके लिए निर्देश दिए जाए। तो निश्चित तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला, सबसे बड़ा फैसला कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 31 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा और साथ ही साथ ये निर्देश जो एनडीएमए की एनईसी है, यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसको ये निर्देश दिया गया है कि वो मॉडिफिकेशन करे, गाइडलाइंस में बदलाव करे ताकि आर्थिक गतिविधियां तेज हो सके। और ये प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र को संबोधित किया उसके अनुकूल है, उसी के मुताबिक है। जी आरिंद। सुधाकर, ये जो गतिविधियां किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश कौन जारी करेगा, कब तक आ सकता है, इसका स्पष्टीकरण को लेकर थोड़ा सा कुछ स्पष्ट कीजिए। जी देखिए, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और निश्चित तौर पे अजय भल्ला जो केंद्रीय गृह सचिव है, उनकी तरफ से ये पूरा दिशा निर्देश उनके हस्ताक्षर से ये जारी किया जाएगा। और हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आज ही ये दिशा निर्देश आने की संभावना है, क्योंकि आज जो लॉकडाउन का तीसरा चरण है उसका खात्मा हो रहा है, कल से चौथे चरण की शुरुआत हो रही है। और ये जब एनडीएमए की तरफ से ये निर्देश मिल चुका है कि 2 हफ्ते के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, तो उसके बाद जो चौथे चरण में किस तरह से तमाम जो गतिविधियां चलेंगी, किस तरह से आर्थिक गतिविधियों को और तेज किया जा सकता है और जो तमाम राज्यों की तरफ से, देखिए इसमें सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री ने जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, उन्होंने राज्यों से सुझाव मांगा था कि वो किस तरह से चाहते हैं आने वाले समय में परिस्थितियां, लॉकडाउन अगर बढ़ाया जाता है तो वो किस तरह से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने
ने ये भरोसा दिलाया था, ये आश्वासन दिया था कि राज्यों के सुझावों के आधार पर केंद्र की तरफ से, एनडीएमए की तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो निर्देश दिए जाएंगे। और तमाम राज्यों से जो सुझाव आए हैं, जो प्रतिक्रिया आई हैं, जो उनकी मंशा है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये बताया गया है कि जो गाइडलाइंस है वो तैयार किया गया है और निश्चित तौर पर उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको जारी कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से मुमकिन है ये गाइडलाइंस जारी किए जाए और एक तरह से मॉडिफाइड गाइडलाइंस होगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन जिसकी बात पिछले बार थी, उसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक गतिविधियां एक तरह से बड़े पैमाने पर उनको करने की अनुमति दी गई थी। रेड जोन में ज़रूर पाबंदियां थी कुछ, लेकिन उसके बाद कल जब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी एक पत्र जारी किया गया, राज्यों को कहा गया, स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से संवाद किया था और उस दौरान जो रेड जोन के भीतर कंटेनमेंट जोन है वो किस तरह का हो सकता है, उसमें राज्यों की एक बड़ी भूमिका तय करने की बात की गई थी। कंटेनमेंट जोन को लेकर, कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन और रेड जोन जितना बड़ा, क्योंकि पहले पूरे जिले को केसेस के आधार पर, स्थिति के आधार पर रेड जोन घोषित किया जा सकता था, लेकिन अब कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश आए तो उसमें राज्यों को ज़्यादा अधिकार की बात की गई। तो देखना पड़ेगा जो नए गाइडलाइंस गृह मंत्रालय जारी करेगा तो उसमें इन तमाम पहलुओं पर क्या कुछ होता है। अगर सिर्फ कंटेनमेंट जोन और उसके इर्द गिर्द के बफर जोन तक वो केंद्रित होता है तो एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग 90% या 95% जगहों पर जो गतिविधियां लगभग एक तरह से कह सकते हैं सामान्य तरीके के होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी ये देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें जैसे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल्स, इस तरह की चीज़ों पर एक पाबंदी थी, उसकी आवश्यकता अभी भी जताई जा रही। इंटर स्टेट ट्रैवलिंग जिसमें शामिल है, तो वो उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या रुख रहता है, ये भी देखना पड़ेगा कि जो एयर ट्रैफिक है, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या फैसला लिया जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एक बात तय है, आने जाने की चीज़ अगर छोड़ दे, जो इंटर स्टेट ट्रैवलिंग, इन तमाम चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो सरकार की भी ये मंशा है कि जो आर्थिक गतिविधियों को और तेज़ी से किया जा सके, जो 2 गज की दूरी को जरूरी मानते हुए उन उपायों को लागू करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय को लागू करते हुए, तो उस लिहाज से एक संतुलन बनाने की जरूर कोशिश रहेगी। लेकिन आर्थिक गतिविधियां तेज हो, ये एनडीएमए का निर्देश है और सरकार की भी यही मंशा है। बिल्कुल, एक फोकस साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सुधाकर, एक खबर यह भी आ रही है कि जो कैबिनेट सचिव हैं वो आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में बातचीत, संवाद भी कर सकते हैं। तो क्या इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि किस प्रकार से कल से जो लॉकडाउन 4.0 शुरुआत होगा उसमें बदली हुई परिस्थितियों में किस प्रकार से अब आगे एक्शन लेना है राज्यों को, उस पर विस्तार से बातचीत होगी, क्योंकि कल से नए लॉकडाउन की शुरुआत होने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें राज्यों की बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अरिंद, हमने पिछले 1.5-2 महीने में अगर बात की जाए तो कई बार निर्देश केंद्र की तरफ से होने के बावजूद भी कुछ राज्यों ने उसको तो ठीक से अमल किया, लेकिन कुछ राज्य पशुपेश में पड़े रहे, खासतौर से ट्रक्स की मूवमेंट को लेकर और इस तरह के तमाम, या अभी जो माइग्रेंट लेबर्स की, प्रवासी मजदूरों की समस्याएं आती है, तो राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो राज्य अगर जिला स्तर तक, अपने थानों तक, ब्लॉक तक ठीक से कम्युनिकेट ना करें, उनका पालन समुचित तरीके से ना हो, तो दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें कई बार नज़र भी आई। तो इस लिहाज से कैबिनेट सचिव जब राज्य के मुख्य सचिवों से, पुलिस महानिदेशकों से, स्वास्थ्य सचिवों से एक तरह से वो संवाद करेंगे, तो एक तरह से जो चौथे चरण में या आने वाले समय में केंद्र राज्य कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, स्पष्ट तरीके से गाइडलाइंस को कैसे नीचे तक कम्युनिकेट किया जाए, उसके लिए जो तंत्र है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कुछ नए तंत्र बनाए गए हैं, जो प्रवासी मजदूरों की समस्या आ रही है उसको लेकर नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एनडीएमए के वेबसाइट पर, वेब पोर्टल पर बनाया गया है, उसमें जो चीज़ें उसके जरिए जो मूवमेंट है, आवाजाही है,
तेजी से सुनिश्चित किया जा सकता है, राज्य एक दूसरे से परमिशन ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तो उनका जोर इस बात पर भी होगा कि इन तमाम चीज़ों को कैसे प्रभावी तरीके से ग्राउंड पर, ज़मीन पर लागू किया जा सके, और राज्यों की जो जिम्मेदारी है राज्य उसको ठीक तरीके से निभाए। जी सुधाकर, हम इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि जो हमने आज तक का मिला के बीते 5 दिनों में आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की घोषणा देखी है, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, कहीं ना कहीं ये भी अब कल से जमीन पे उस तरीके से उतारने की कोशिश केंद्र और राज्यों की होगी कि आखिर अब उस आर्थिक गतिविधियों को उस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, न सिर्फ हिंदुस्तान एक देश के तौर पे, राज्य एक यूनिट के तौर पे, जिला एक यूनिट के तौर पे इस प्रकार की आत्मनिर्भरता हासिल करें कि हम हर एक समस्या से लड़ सकने के लिए सक्षम बने। आपको लगता है कि उस दिशा के लिहाज से भी कई प्रकार की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार अब जो गाइडलाइंस आएगी उसमें शामिल होंगी? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हुई। मुख्यमंत्रियों की जब भी प्रधानमंत्री जी से संवाद हुआ तो वो ये चाहते थे कि जैसे उधारी की सीमा है, कर्ज लेने की सीमा है राज्यों की, उसको बढ़ाया जाए, तो उसके बारे में अहम फैसला हुआ है। हमने देखा कि चूँकि प्रवासी मजदूरों की अभी बात आई है, प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, कुछ वक्त के लिए अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, तो मनरेगा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। मनरेगा के लिए बजट से ज़्यादा 40,000 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान किया गया। लेकिन उसके अलावा तमाम, चाहे MSME की बात हो या फिर जो ब्लॉक लेवल तक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने की बात हो, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात हो, या तमाम जो उद्योगों के लिए, तमाम छोटे बड़े रेहड़ी पटरी वालों के लिए तमाम उपाय, अब राज्यों को जो लाभार्थी हैं उनकी जरूर पहचान करनी पड़ेगी। उसमें राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है कि ये जो इतना बड़ा पैकेज 21 लाख करोड़ रुपए का, जो GDP का 10% से ज़्यादा बनता है भारत की GDP का, तो वो सही लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक कैसे पहुँचे, और राज्यों को सावधानी से और तेज़ी से इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। तो कैबिनेट सचिव जब संवाद करेंगे तो निश्चित तौर पर ये भी उनकी मंशा रहेगी कि इस बात को लेकर राज्यों को सेंसिटाइज किया जाए और तेजी से उनको कदम उठाने के लिए भी कहा जाए। जी आर्यन। बिल्कुल सुधाकर, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि अभी जो हमने NDMA के जिस फैसले की हम जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि 3-4 राज्य पहले ही 31 मई तक इस लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके थे अपने राज्य की स्थिति का आकलन करते हुए। हमने ये भी देखा है कि जब कभी भी प्रधानमंत्री का राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद हुआ है तो साफ तौर पर एक जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर की बात की जाती है वो हमें साफ तौर पर दिखाई पड़ा। फीडबैक नीचे से आ रहा है, उसके आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं और फैसलों में हर एक राज्य की एक तरीके से सहभागिता भी। तो आपको लगता है कि उस लिहाज से एज ए टीम इंडिया पूरी तरीके से इन फैसलों में कहीं ना कहीं समाहित है? हर राज्य की चिंता, हर राज्य का फीडबैक, हर राज्य की एक तरीके से कोशिश जो उसकी अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने को, उसको समाहित करने पे चिंता है ना कहीं ना केंद्र की? जो बिल्कुल, देखिए, और देखिए आप एक तरह से जब भी प्रधानमंत्री ने, जो चाहे पहले लॉकडाउन की बात हो जो 25 मार्च को हुआ था, उससे पहली जो मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने तब बैठक की थी, और उसके बाद से चौथे लॉकडाउन से पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया, संवाद किया। तो ये एक तरह से उन्होंने जो इतने बड़े फैसले उन्होंने किए, तमाम लोगों के सुझाव से किए, तमाम मुख्यमंत्रियों से, केंद्र शासित प्रदेशों से उन्होंने मशवरा किया, और जो मशवरा लगातार उनके पास आता रहा, जो सुझाव आते रहे, राज्य जिस तरह से तमाम चीज़ों को चाहते थे, उसमें प्रधानमंत्री ने एक बड़ा नेतृत्व सौंपा और एक बड़ा अहम कदम उठाया। और इसकी वजह से हमने देखा कि भारत जैसा इतना बड़ा देश, 130 करोड़ से ज़्यादा जहाँ की आबादी है, वहाँ एक तरह से हमने 22-23 लाख टेस्ट हुए हैं, अभी 90,000 के करीब हमारे सिर्फ केसेस हैं, और एक तरह से जो डबलिंग रेट होता है उसको हमने एक तरह से नियंत्रित करके रखा है। और वो डबलिंग रेट लगातार केसेस का वो दिनों का दायरा बढ़ता जा रहा है, काफ़ी दिनों में हो रहा है। तो एक तरह से फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की जिसकी बात की जाती है केसेस के मामले, उस तरफ अगर हमने यही स्थिति बनाए रखी तो उस तरफ हम जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक अहम नेतृत्व, एक अहम रोल प्रधानमंत्री का रहा है इस पूरे टीम इंडिया के नेतृत्व में, और ये बात मुख्यमंत्रियों ने भी मानी है, स्वीकार की है। और सिर्फ बैठकों की बात नहीं है, हर मुख्यमंत्री से लगभग प्रधानमंत्री ने 5 से 6-7 बार चर्चा की है। जब भी मुख्यमंत्रियों को ज़रूरत रही है, प्रधानमंत्री उसके लिए उपलब्ध रहे हैं, और ये एक कोई छोटी बात नहीं है। एक तरह से इतने बड़े संकट के समय राज्यों के नेतृत्व को भरोसा दिलाना कि देश आपके साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री खड़े हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो केंद्र सरकार पूरी तरह से खड़ी है, और हर सुख दुख की घड़ी में जिस तरह के संसाधनों की जरूरत है वो तमाम संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। और हमने देखा कि लगातार जो एक तरह से इवॉल्विंग सिचुएशन था, किस तरह से
केंद्र और राज्यों ने मिलकर जो पूरा एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, चाहे स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे एक रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर की बात हो, ट्रेनिंग देने की बात हो, तमाम मोर्चों पर जो काम हुआ है उस नेतृत्व की वजह से भी संभव हो पाया। आर्यन। बिल्कुल सुधाकर, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि हमने देखा जब कभी भी संवाद हुआ है प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों से या अन्य लोगों से, तो एक बड़ा जो व्यवहारिक समस्या निकल के आई उसमें प्रवासी मजदूरों के आवागमन को लेकर कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक समस्या है, उसको एड्रेस करने के लिए लगातार कोशिश की गई है। लगभग 85% खर्चे पर केंद्र सरकार ने मजदूरों को स्पेशल ट्रेन चला के उनको उनके राज्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपको लगता है कि इसको लेकर भी गंभीर जब चिंता की जा रही है, लगातार व्यवहारिक कोशिश की जा रही है, तो शायद अब जब लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होगी तो इसमें उसको लेकर भी और ज्यादा प्रभावी कदम हमको देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रवासी मजदूरों की जो चिंता है, जो तस्वीरें हैं, वो किसी से छिपी नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूरा केंद्र सरकार हो। और देखिए इसको लेकर लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं। देखिए सब कुछ दिल्ली से मुमकिन नहीं है। अगर कोई मजदूर नासिक में सड़कों पर चल रहा है, कोई उड़ीसा में चल रहा है, कोई बिहार या यूपी पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो ये राज्य सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी है उनमें मजदूरों को ठीक ढंग से समझाना, बुझाना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, तमाम चीज़ों की बात है। निश्चित तौर पर केंद्र का एक जरूर बड़ा रोल काम है कि उनको कैसे संसाधन मुहैया कराया जाए। बिल्कुल सुधाकर, मैं लौटूंगा आपके पास में। सुधाकर आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त मुंबई से हमारे साथ में जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। श्यामा, हमने देखा कि इस एनडीएमए के फैसला आने से पहले ही महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का एक फैसला लिया राज्य सरकार ने, वहां की स्थितियों को देखते हुए। फैसला लेने में कहीं ना कहीं दोनों चीजों में बैलेंस बनाने की जरूरत है कि संक्रमण रुके तो साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर किस प्रकार की जानकारी आपके पास में सरकार के मोर्चे से, कि आखिर वो किस तरह से जो महाराष्ट्र सरकार है अब आगे कदम उठाती नजर आएगी? जी, सबसे पहले तो ये है कि महाराष्ट्र सबसे बुरी तरीके से अफेक्टेड है कोरोना केसेस से। लगभग 30,000 केसेस के पास हमारा आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र को डिवाइड किया गया है, जो ग्रीन जोन्स, ऑरेंज जोन्स और रेड जोन्स के तहत में वो पहले भी जब लॉकडाउन थर्ड। श्यामा आप रहिए हमारे साथ में, हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुधाकर का। सुधाकर, क्या कुछ गाइडलाइंस के बारे में भी कुछ अपडेट आपके पास में? जी बिल्कुल, हमारे साथ अमृतपाल हैं, जो गृह मंत्रालय की तरफ से हम जो बात कर रहे थे वो गाइडलाइंस आ गई है और सरसरी तौर पर अभी सीधे आपको अमृतपाल बताएंगे। अमृत, जरा हमको पढ़ के सीधे तौर पर बताइए क्या गाइडलाइंस। देखिए, जो एमएचए की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस आई हैं वो ये कहा है उन्होंने कि लॉकडाउन कंटिन्यू करेगा 31 तारीख तक। उन्होंने ये गाइडलाइंस दी हैं कि ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक मेडिकल सर्विसेज, डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस एंड सिक्योरिटी पर्पसेस शैल बी परमिटेड बाय एमईए। तो सुधाकर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल सस्पेंड रहेगा, सिर्फ जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं वही ऑपरेट करेंगी और जो मेडिकल सर्विसेज हैं और एयर एम्बुलेंस है वो ऑपरेट करेगी। मेट्रो रेल सर्विसेज नहीं चलेंगी 31 तारीख तक। एयर फ्लाइट्स और मेट्रो रेल सर्विसेज नहीं चलेंगी, एयर ट्रैवल सिर्फ स्पेशल एयर ट्रैवल रहेगा। स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्लोज रहेंगे 31 तारीख तक। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ही एजुकेशन इम्पार्ट होगी। तो स्कूल, कॉलेज बिल्कुल नहीं खुलेंगे लॉकडाउन 4 के दौरान। और जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं एक्सेप्ट दोज मेंट फॉर हाउसिंग, हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल, हेल्थ केयर वर्कर्स, वो भी बंद रहेंगी। ये जो एमएचए का गाइडलाइंस आई हैं। सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स और ये सब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडिया, ये सब बंद रहेंगे इस लॉकडाउन के दौरान। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एंड स्टेडिया विल बी परमिटेड टू ओपन, हाउएवर स्पेक्टेटर्स विल नॉट बी अलाउड। So clearly, cinema halls, shopping malls, gymnasiums, swimming pools, entertainment parks, theaters, bars, auditoriums, assembly halls and similar places, ये सब भी बंद रहेंगी। सोशल और पॉलिटिकल गैदरिंग, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस और अदर गैदरिंग, ये सब परमिटेड नहीं होंगी इस दौरान। और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं। अमृत, एक बड़ी खबर है।
देखिए अगर निचोड़ निकाला जाए जी। तो सीधे तौर पर हम जो बात कर रहे थे आरेंद्र, कंटेनमेंट जोन की बात कर रहे थे। जी। तो अब जो बड़े तौर पर अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो जो रेस्ट्रिक्शंस जो है अब कंटेनमेंट जोन के लिए जो चीज़ें देखिए मॉल्स, इस तरह की स्कूल कॉलेज, ट्रैवलिंग, इस तरह की चीज़ें जो एयर ट्रैवलिंग की बात की जा रही है उस पर तो प्रतिबंध रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन को अगर कहें तो मेनली वहाँ प्रतिबंध रहेंगे, वहाँ सिर्फ एसेंशियल गतिविधियों के लिए कह सकते हैं एक तरह से सिर्फ आज़ादी होगी। लेकिन ये कहा गया ऑल अदर एक्टिविटीज़ विल बी परमिटेड एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, यानी जिसका जिक्र अमृत कर रहे थे उसको छोड़ के, कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी सब जगह जो है बाकी सारी गतिविधियों की अनुमति मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर है आरेंद्र। सुधाकर इस बात को थोड़ा सा इस स्पष्टता के साथ समझाइए कि आखिर सुधाकर इस बात को थोड़ा ये स्पष्टता के साथ में कि जो कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर यानी कि जो ग्रीन जोन जिसके बारे में हम लोग कह रहे थे वहां पे रिस्ट्रिक्टेड जो गतिविधियां हैं यानी जो प्रतिबंधित गतिविधियां हैं उनके अलावा एक सामान्य प्रकार की चीजें वहां पे आम एक व्यवस्था देखने को होगी, थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए। जी देखिए, राज्यों से ये कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन बनाए, उसके बगल में एक बफर जोन भी होगा और कंटेनमेंट बफर जोन के अलावा राज्य चाहते थे कि उनको आज़ादी मिले। वो एक तरह से पूरी आज़ादी अब राज्यों को इस गाइडलाइन पर गौर करें तो वो आज़ादी दे दी गई है और लगभग जो जिनका जिक्र अमृतपाल ने शुरुआत में किया उन गतिविधियों को छोड़कर लगभग सारी जो एक तरह से गतिविधियों की चलाने की छूट दी गई। और यहाँ तक जो हम बात कर रहे थे इंटर स्टेट मूवमेंट की बात कर रहे थे, जो दो राज्यों के बीच आवागमन की जो बात कर रहे थे, दो राज्यों के बीच भी आवागमन हो सकेगा अगर दो राज्य म्यूचुअली अग्रीड होते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो उस रिस्ट्रिक्शन का भी मैं बाद में जिक्र करूंगा। तो दो राज्यों के बीच भी मूवमेंट हो सकता है, राज्य अपने भीतर आवागमन करना चाहे एक जिले से दूसरे जिले में वो भी हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, उसकी भी अनुमति दी गई है। और लगभग जो प्रतिबंधित जो तमाम चीजें थी उसको छोड़कर बाकी चीजें, तो ये दो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमृत, आप कुछ ऐड करना चाहिए? जी, मैं एक दो चीज़ें जो मैं इस देख रहा हूँ कि नाइट कर्फ्यू चलेगा। जो लॉकडाउन हमने देखा कि 3 में भी था कि मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिटवीन 7 PM to 7 AM। इसका मतलब ये है कि पूरे मुल्क में 7 बजे से शाम से सुबह के 7 बजे तक रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ये कर्फ्यू चलेगा। लोकल अथॉरिटीज़ ये ऑर्डर्स इशू करेंगी अपने अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में। और जो प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्सन्स है, मतलब 65 साल के ऊपर के लोग और 10 साल के नीचे के बच्चों को एसेंशियली घर में रहना पड़ेगा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हेल्थ इमरजेंसीज। तो वो हेल्थ इमरजेंसी के चलते ही बाहर जा सकते हैं, ये उन पर चलेगा। तो ये दोबारा एक बार हम इसका रीकैप अगर ले लें आरेंद्र, तो ये है कि डोमेस्टिक एयर ट्रैवल बंद रहेगा, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल बंद रहेगा, एक्सेप्ट फॉर जो स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं या एयर एम्बुलेंसेस। मेट्रो सेवाएं बिल्कुल बंद रहेंगी पूरे देश में। स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली बंद रहेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स पूरे मुल्क में बंद रहेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सोशल गैदरिंग, रैलीज वगैरह बिल्कुल परमिटेड नहीं होंगी। और धार्मिक जो गतिविधियां हैं जैसे मंदिर, मस्जिद, उस तरह की एक्टिविटीज उन पर कांग्रेगेशंस अलाउड नहीं होंगी। और जो इंटर स्टेट मूवमेंट जैसे सुधाकर बता रहे थे, देखिए इंटर स्टेट मूवमेंट में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि बसेस और अन्य व्हीकल्स के जरिए वो मूवमेंट हो सकता है, लेकिन राज्यों को एक तरह से म्यूचुअली एग्री होना पड़ेगा। दूसरी बात, इंट्रा स्टेट मतलब राज्यों के भीतर आवागमन को लेकर बात की गई है, तो वो राज्य डिसाइड करेंगे किस तरह से, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ होना पड़ेगा। इसके लिए एक SOPs भी जारी किया गया, हमने देखा पहले। वो उस SOPs के बारे में भी अमृत से कहेंगे कि वो हमें देख कर बताया। SOP एक तरह से आरोग्य सेतु ऐप फिर से एक बार दोहराया गया कि
ऑफिसेस, कार्यालय सरकारी हो प्राइवेट हो, अगर वो खुलते हैं, उनको खोला जाता है, तो उसके लिए उनके लिए एम्प्लॉयज़ के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना ज़रूरी होगा। और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। नाइट कर्फ्यू निश्चित तौर पर जो पहले से लागू है, सवेरे 7 बजे से अगर माफ़ कीजिएगा शाम में 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक 12 घंटे के लिए वो जारी रहेगा। और इसके अलावा सीधे एक भाषा लिखी गई है, ऑल अदर एक्टिविटीज़ विल बी परमिटेड एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। बुजुर्गों के लिए भी कहा गया कि वो घर में 65 साल से ऊपर अगर आप हैं या 10 साल से नीचे बच्चा है, उनको बिल्कुल बाहर जाने की इजाज़त नहीं है लॉकडाउन 4.0 में। ओनली इन द केस ऑफ हेल्थ इमरजेंसी। अगर आप वो तबीयत खराब होती है, क्लिनिक जा रहे हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सिर्फ उसी दौरान वो बच्चे या बुजुर्ग 65 साल से ऊपर बाहर जा सकते हैं। जिन SOPs की सुधाकर बात कर रहे थे, आरोग्य सेतु का इन्होंने बताया। दूसरा, वेयरिंग ऑफ फेस कवर, फेस मास्क लगाना। अगर आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं या वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, जिन लोगों को परमिटेड है उनको फेस मास्क लगाना अनिवार्य है, उनको ज़रूरी है। वो तमाम जो और SOPs थे कि स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस पनिशेबल है विद फाइन, और ये लॉज स्टेट और यूटीज अपने आप में डिसाइड करेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी पब्लिक प्लेसेस में, या जो भी आप अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं या ऑफिस की कैब पे जा रहे हैं, या जहां जिन जगहों पे ओला उबर सर्विसेज जो टैक्सी सर्विसेज हैं वो ऑपरेट हुई हैं। मैरिज गैदरिंग पे 50 से ज़्यादा लोग नहीं एकत्रित हो सकते इस लॉकडाउन के द्वारा। फ्यूनरल या लास्ट राइट्स में 20 से ज़्यादा लोग बिल्कुल एकत्रित नहीं हो सकते। बाकी कंजम्पशन ऑफ लिकर, पान, गुटखा, टबैको एक्सेट्रा पब्लिक प्लेसेस में प्रतिबंधित है। और शॉप्स पे जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम 6 फीट का, जिसको 2 गज की दूरी कहते हैं, वो कस्टमर्स में आपको लागू करना पड़ेगा। और शॉपकीपर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनकी दुकान में एक वक्त पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं अलाउड हैं। एक दुकान में 5 से ज़्यादा लोग नहीं अलाउड हैं, बाकी लोग दुकान के बाहर वेट करेंगे। एक लाइन बनाकर 2 गज की दूरी होगी। हमने देखा है कि दुकानों के बाहर आजकल वो एक वाइट सर्कल्स बना दिए गए हैं ताकि जो लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो ये SOPs यहाँ पर रहेंगी वर्क प्लेसेस के लिए। सुधाकर, मैं अगर जी आप बताएं। सबसे बड़ी खबर सीधे तौर पर अब साफ तौर पर कह सकते हैं, जो बात NDMA का जो डायरेक्शन था, इकोनॉमी को ओपन अप करने की बात थी, जो प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि चौथा लॉकडाउन जो पहले से अलग होगा, और बिल्कुल साफ तौर पर सीधे तौर पर अगर आप कंटेनमेंट जोन, बफर जोन या रेड जोन जिसकी बात की जा रही है, और ये राज्यों पे छोड़ दिया गया आर्यन कि वो किस तरह से अपना कंटेनमेंट जोन, रेड जोन या बफर जोन तय करते हैं, कितने इलाके को करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस दिया हुआ है, उस गाइडलाइन के आधार पर राज्य और जिला प्रशासन तय करेंगे। उसके अलावा उसके बाहर जो प्रतिबंधित गतिविधियां, जिसमें मेट्रो या फिर एयर ट्रैवल, इस तरह की जो तमाम गतिविधियां हैं उसको छोड़ दी जाए, जो सोशल गैदरिंग है उसको छोड़ दी जाए, तो सभी गतिविधियों की इजाजत दी गई है। सुधाकर, बहुत बड़ा फैसला, इसमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। जी सुधाकर, एक आम नजरिए से मैं समझना चाहता हूं कि अगर प्रतिबंधित इलाका नहीं है, उसके बाहर क्या, अगर वहां पे ऑफिसेज हैं, बाजार हैं, तो क्या वो एक सामान्य दिनों के साथ में गाइडलाइन का पालन करते हुए खुल सकते हैं, लोग ऑफिस जा सकते हैं, या उसको लेकर भी प्रतिबंधित है, उसको लेकर कोई स्पष्टता अभी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है। कंटेनमेंट बफर जोन या रेड जोन जो राज्य तय करेंगे, उसके बाहर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है इसमें। इसका मतलब है बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं हमारे 90-95% देश एक तरह से पूरी तरह से खुल जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, NDMA का, प्रधानमंत्री का, और एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले 2 महीने में जो तैयारियां सरकार ने की उसकी वजह से सीधे तौर पर कहें बाजार, जो अन्य ऑफिसेस वो अब खुल जाएंगे। कंटेनमेंट जोन जो राज्य डिसाइड करेंगे उसके बाद ये सीधे तौर पर अब हम कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अब वो खुल जाएंगे। पर जो एडिशनल डायरेक्टिव्स हैं, आपने वर्क प्लेसेस की बात की, तो वर्क प्लेसेस के आरिंदे मैं एडिशनल डायरेक्टिव्स बता दूं जो कि नेशनल डायरेक्टिव्स हैं। उन्होंने कहा है कि एज फॉर एज पॉसिबल प्रैक्टिस वर्क फ्रॉम होम शुड बी फॉलोड।
तो वर्क फ्रॉम होम एक हिदायत दी है कि वहाँ से करें। स्ट्रैगिंग ऑफ वर्क आवर्स, बिजनेस आवर्स शैल बी फॉलोड इन ऑफिसेज, वर्क प्लेस, shops, markets, industrial and commercial establishments. Provision for thermal scanning, hand wash, sanitizer, entry exit points पर ये ज़रूरी है। फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन पूरी वर्क प्लेस की करें, कॉमन प्लेसेस की करें, डोर हैंडल्स की करें, और लोगों को शिफ्ट्स में बुलाएं जो स्टैगर्ड शिफ्ट्स हो, और ऑल पर्सन्स इन चार्ज ऑफ वर्क प्लेसेस इंश्योर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। तो जी आपके बिजनेसेस, एक जो था पहले कि स्टाफ कितने आएंगे उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई अभी तक जो समझ में आ रहा है। हाँ जी, इस ऑर्डर में जो मेरे हाथ में है, इसमें इस ऑर्डर में ये क्लियरली कहीं मतलब ये जो पिछला ऑर्डर था कि आप 33% स्टाफ बुला सकते हैं, ये अब नए ऑर्डर में नहीं है। तो एक तरह से आपके वर्क प्लेसेस खुल गए हैं वो, पर उन्होंने कहा है कि आप हिदायत दी है कि आप वर्क फ्रॉम होम जहां हो सके वहां करें और स्टैगर्ड शिफ्ट्स पे बुलाएं। सुधाकर एक स्पष्टता ये कि सार्वजनिक परिवहन को लेकर जो आपने बताया जो प्रतिबंधित रहेगा, जिसमें हवाई सफर की बात की गई है, रेलवे की या मेट्रोस की बंद की गई, लेकिन क्या राज्य सरकार अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चालू कर सकने के लिए अपने राज्यों की सीमाओं में, क्या उसके लिए उनको अपना फैसला लेने की छूट होगी? उसको लेकर कोई स्पष्टता? जी बिल्कुल, इसको लेकर पूरी स्पष्टता है। राज्य सरकार जो इंट्रा राज्यों के भीतर उनको किसी तरह का भी ट्रांसपोर्टेशन चलाना है, मेट्रो रेल नहीं चलाया जा सकता, साफ तौर पर कहा गया है। जहां तक भारतीय रेलवे की बात है तो भारतीय रेलवे को लेकर हमको पता है कि अभी श्रमिक स्पेशल चलाए जा रहे हैं और कुछ ट्रेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर चलाए जा रहे हैं। तो ये भारतीय रेलवे, केंद्र सरकार इसके बारे में फैसला करेगी जैसे जैसे उसमें क्या किस तरह से और इसको आगे बढ़ाना है। तो आने वाले समय में अब जब इस तरह की गाइडलाइंस आई है, जब पूरी अर्थव्यवस्था को एक खोलने की बात की गई, एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, तो मुमकिन है कि उसको लेकर भी आने वाले में समय में फैसला होगा। लेकिन राज्य को अब छूट है कि वो परिवहन को लेकर जिस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, उनके जो अधिकार में क्षेत्र में है, जिनको उनकी अपनी परिवहन सेवा है, मेट्रो रेल को छोड़कर वो चला सकते हैं राज्य के भीतर, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। और इंटर स्टेट को लेकर सिर्फ ये है कि दो राज्यों का एक म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए कि उन दोनों राज्यों के बीच बसेस या दूसरी गाड़ियां चले या ना चले, तो ये दो राज्यों की सहमति होना जरूरी है। तो ये बहुत बड़े फैसले हैं। बिल्कुल सुधाकर, कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्यों के भीतर लोग अपने निजी वाहनों से आ जा सकते हैं, इसको लेकर भी। और दूसरा चीज ये कि जो ऑनलाइन जो टैक्सी सर्विसेज होती हैं, उबर, ओला ऐसी, क्या अब वो भी प्रतिबंधित नहीं रहेंगी, वो भी चल सकेंगी सामान्य तौर पे? इस तरह के किसी भी प्रतिबंध की बात इसमें नहीं की गई है। राज्य जरूर कहा गया कि राज्य अपनी तरफ से अगर कुछ और कंटेनमेंट जोन्स, रेड जोन्स, ये तमाम चीज़ें बना सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ राज्य ये चाहेंगे कुछ इलाकों में इस तरह की चीज़ों पर प्रतिबंध रहे जो राज्य ज़्यादा प्रभावित है, तो ये राज्यों पे जरूर छोड़ा गया है। लेकिन केंद्र की तरफ से इस तरह का कोई प्रतिबंध लगाया नहीं गया। केंद्र की तरफ से ज़रूर ये कहा गया कि राज्य जिसको भी कंटेनमेंट जोन, बफर जोन या रेड जोन घोषित करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के मुताबिक, तो वहाँ सिर्फ एसेंशियल गतिविधियों को, जो ज़रूरी सेवाओं की अनुमति रहे, इसकी कोशिश राज्य करे। इसके अलावा केंद्र बाकी जगह पर क्या गतिविधियाँ, ये पूरी तरह से अब राज्यों पर किसी तरह कह सकते हैं पाबंदी पूरी तरह से हटा ली गई है। हो सकता है एक दो केसेस में राज्य अपनी तरफ से फैसला करे। केंद्र की तरफ से अब किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। कंटेनमेंट जोन या रेड जोन या बफर जोन, इसको जो नाम दिया जाए, राज्य सरकारें जो नाम देना चाहे, उसके बाहर जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं, सोशल गैदरिंग या एयर ट्रैवल या सिनेमा हॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट, इसको छोड़कर। जी, लेकिन सुधाकर, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक का प्रतिबंध तो चालू रहेगा, यानी कि इस दरमियान जिन आर्थिक गतिविधियों का जिक्र किया जा रहा वो नहीं चलेंगी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, शाम 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू शब्द का एक तरह से इसमें इस्तेमाल किया गया है और वो जारी रहेगा। ये कहा गया, मैं आपको एक बार फिर से उसको पढ़ के भी सुनाना चाहूँगा। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल शैल रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिटवीन 7 PM to 7 AM एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल एक्टिविटीज, यानी ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिबंधित रहेंगी। लोकल अथॉरिटीज शैल इशू ऑर्डर्स in the entire area of their jurisdiction under appropriate provisions of law such as prohibitory orders
of curfew under section 144 of CRPC and ensure स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। तो ये सख्ती से इसका पालन करने के भी हिदायत निर्देश दिए गए हैं कि जो नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वो सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए अलाउ रहेंगे। जो काम होगा ये सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही होगा, चाहे ऑफिसेस हो या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो। और ये बहुत बड़ी राहत आर्येंद्र पूरे देश के लिए है और बहुत बड़ी खबर तमाम देशवासियों के लिए जिन्होंने इस संकट के काल में इतना बड़ा अनुशासन दिखाया, तो बहुत बड़ी खबर है उसके लिए। लेकिन निश्चित तौर पर बार बार यही कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन हो। जो भी गाइडलाइंस, चाहे सिनेमा हॉल्स या सोशल गैदरिंग्स, इस तरह की तमाम चीज़ों के लिए, मैरिज इत्यादि में कितने लोग जाए, इसकी भी सीमा निर्धारित की गई है, तो उसका सख्ती से पालन हो और जो नियम तोड़ने वाले के ऊपर कार्रवाई भी हो, यह भी कहा गया है। सुधाकर, एक चीज आपने जो स्पष्टीकरण दिया उसके आधार पर मैं समझने की कोशिश करता हूं। अगर हम सपोज एनसीआर की बात करें तो राज्यों के आपसी सहमति के आधार पर, यानी दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अगर इनके लोग एक दूसरी जगहों पर जाते हैं ऑफिस अटेंड करने के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए, तो राज्य आपसी सहमति से एक दूसरी जगह जाने में फिर वो प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसको इस तरह से समझा जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये केंद्र की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि बात तो हो रही है रेड जोन, कंटेनमेंट जोन। हाल ही में हमने देखा कि नोएडा ने या गाजियाबाद ने या गुड़गांव ने कुछ मूवमेंट्स पे प्रतिबंध लगाए थे। वो प्रतिबंध उन्होंने अपने लिहाज से इसलिए लगाए थे कि उनका इलाका एक तरह से रेड जोन की तरफ बढ़ रहा था या रेड जोन में आ गया था। तो ये एक तरह से राज्यों को आपस में विचार विमर्श करके ये कहा गया है, राज्यों के ऊपर ये बात छोड़ी गई है कि वो किस तरह से तमाम चीज़ों को देखते हैं। और उसके बाद इंटर स्टेट मूवमेंट की जहाँ तक बात है, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से नोएडा, तो वो राज्य हरियाणा या दिल्ली, यूपी या दिल्ली, इस तरह से आपस में मिलकर तय कर सकते हैं। तो ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया, या बिहार या यूपी या बिहार या बंगाल या महाराष्ट्र या गुजरात, तो ये राज्य आपस में मिलकर तय कर सकते हैं बसेस या दूसरी गाड़ियों को चलाने की अनुमति। तो ये कहा गया। एक और मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा, ये जो छूट दी गई है, ये जो आर्थिक गतिविधियों को खुलने की बात की जा रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको मानना भी, क्योंकि इन निर्देशों का पालन करते हुए ही हम अभी इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हमने इतने बड़े देश में कंट्रोल करके। तो मैं फिर से दर्शकों के लिए ये चीज़ दोहराना चाहूँगा, आर्यन, जो डायरेक्टिव्स हैं इसका पालन बहुत ज़रूरी होगा, बहुत अहम होगा। फेस कवर, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाए, अगर वर्क प्लेसेस पर जाए, अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाए, ऑफिसेस में जाए, तो मास्क या फेस कवर लगाना बहुत ज़रूरी होगा। और वो घरेलू भी हो सकता है या आप कहीं से खरीद कर लाए हो, तो वो बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो स्पिटिंग इन पब्लिक, जो थूकने की प्रवृत्ति है सार्वजनिक स्थानों पर, उस पर निश्चित तौर पर रोक रहेगी और कार्रवाई भी कर सकते हैं कानून के मुताबिक लोकल अथॉरिटी। ये दोहराया गया। तीसरी बात जो है, पब्लिक प्लेसेस हो या ट्रांसपोर्ट हो, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से, गंभीरता से उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, सार्वजनिक परिवहन अगर चलाया जा रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग उसमें फॉलो करना पड़ेगा। राज्यों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ना हो कि खोल दिया गया है चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो फिर से उसमें भीड़, वो देखना पड़ेगा राज्यों को, उसको थोड़ा सा नियंत्रित करना पड़ेगा, उसको थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा, और अगले कुछ दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तीसरा, जो शादियों की बात हम कर रहे थे, शादियों में जो मैक्सिमम अटेंडेंस है वो 50 लोगों से ज़्यादा जो गेस्ट जो हैं वो शादियों में नहीं रह सकते। ये एक महत्वपूर्ण बात की गई है। जो फ्यूनरल है, किसी की मौत हो जाती है इस दौरान, तो उसके लिए भी कहा गया है कि उसमें 20 से ज़्यादा लोग शरीक नहीं हो सकते। ये इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से पालन करना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर नशे की चीज़ें, चाहे शराब हो, गुटखा हो, उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो शॉप्स है, शॉप्स में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। जो 6 फीट की या 2 गज की जो दूरी है उसको बनाते हुए ही खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर ये पालन नहीं होता है तो राज्य कार्रवाई भी इस मामले में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल डायरेक्टिव्स है आर्यन, 2-3 छोटी है, मैं समअप कर रहूँगा। जितना पॉसिबल हो जो ऑफिसर्स हैं वो कोशिश करें कि
वो वर्क फ्रॉम होम कराए लोगों को। ऐसा ना हो कि ऑफिसेस खोल दिया गया तो सबको कार्यालय बुलाया जाए, जितना मुमकिन हो तो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए, ये कहा गया। इसके अलावा जो बिजनेस आवर्स हो या ऑफिस आवर्स हो, स्टैगर्ड अटेंडेंस हो या छिटपुट लोग अलग अलग शिफ्ट में इस तरह से काम हो, इसकी बात की गई है। इसके अलावा जो थर्मल स्कैनिंग हो, हैंड वॉश हो या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ख़ास तौर से जो कॉमन पॉइंट्स है ऑफिसेस में, इस तरह की जगहों पर उसको ज़रूर से रखा जाए, उसका इस्तेमाल ज़रूर लोग करें, इसकी बात की गई है। जो वर्क प्लेसेस है या जो सार्वजनिक स्थान है या जो डोर हैंडल्स हो सकते हैं जिनको छूने की बात हो, उनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन लगातार होता रहे, इसकी बात की गई। और जो आखिरी महत्वपूर्ण बात की गई है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ज़रूर पालन किया जाए। फिर से एक बार दोहराया गया है ताकि इस तरह से लोगों को लगाया जाए कि शिफ्ट में काम कर सके, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, तो इसको फिर से दोहराया गया। ये तमाम सरकारी निजी कार्यालयों के लिए रहेगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। और ये भी कहा गया है कि अगर जो डायरेक्टिव्स हैं उनका पालन नहीं होता है तो जो एनडीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, तो इनका भी सख्ती से पालन करना होगा तमाम लोगों को। जी सुधाकर, एक और महत्वपूर्ण चीज इसी ऑर्डर में है आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि वो एक सुरक्षा कवच के तौर पे है, एक हाई लेवल पे वो अलर्ट आपको देता है कि अगर आप संक्रमित व्यक्ति के पास से कहीं आने की संभावना है, उसको लेकर भी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि आपको अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आपको मैंडेटरी तरीके से उसको अपने फोन में लेना ही लेना है, खासतौर से सरकारी जो कर्मचारी लोग हैं, जो अधिकारी लोग, उनके लिए। उसको लेकर किस प्रकार की बात और किस प्रकार का पूरा एक आदेश है इसमें? जी देखिए, इसमें सभी लोगों के लिए कहा जा रहा है कि खासतौर से जो ऑफिसेस कार्यालय जो खुले तो वहाँ तो बिल्कुल इंश्योर किया जाए कि ये आरोग्य सेतु ऐप जो तमाम वर्कर्स हैं, चाहे निजी कार्यालयों में हो चाहे सरकारी कार्यालयों में, अगर कॉम्पैटिबल फ़ोन है तो उसमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमको पता है कि आरोग्य सेतु ऐप के लिए IVRS सर्विस भी शुरू हुई है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो नॉर्मल फ़ोन है जिसमें कह सकते हैं कि ऐप डाउनलोड करने की सुविधा नहीं होती है। लेकिन जो तीसरी बात वो कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ये भी कोशिश करे कि तमाम इंडिविजुअल्स के पास भी ये आरोग्य सेतु, अगर दुकानें खुल रही हैं, अगर लोग सार्वजनिक परिवहन हो, तो एक तरह से प्रोत्साहित करें आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए। तो ये एक कहा गया है और ये सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश ज़रूर दिया गया है। और बुजुर्गों के लिए एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, बुजुर्गों के लिए जो बात कही गई है कि उनको अभी भी बुजुर्ग जो घर के भीतर रहे वो बहुत ज़रूरी होगा। उनके लिए जो है कि खासतौर से जो 65 साल से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बात की गई है। और जो 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं तो उनको भी अभी भी घर में रहने की सलाह दी गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण एक दिशा निर्देश है बच्चों और बुजुर्गों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिहाज से ये कह सकते हैं। सुधाकर, एक बात ये भी है कि किस तरीके से जो धार्मिक गतिविधियां हैं, जिसमें हम कह सकते हैं चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या फिर गिरजाघर हो, वहां पर किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी, वो अभी प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल कॉलेजेस भी अभी बंद रहेंगे, इस बात की भी साफ तौर पर इस आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए स्कूल कॉलेज हो, होटल रेस्टोरेंट हो या फिर एक तरह से कह सकते हैं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स की बात पहले से, तो ये इस तरह की जो तमाम चीज़ें बंद थी, मेट्रो रेल है, चाहे इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक एयर ट्रैवल हो, बस से जरूर इंटर स्टेट गतिविधियों की बस से या प्राइवेट व्हीकल से उसकी अनुमति ज़रूर दी गई है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ज़रूर बंद रहेगी। सोशल गैदरिंग पे प्रतिबंध रहेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे प्रतिबंध रहेगा, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन जो धार्मिक उत्सव में जो इकट्ठा होते लोग उस पर प्रतिबंध रहेगा। तो इन तमाम चीज़ों पे प्रतिबंध रहेगा। और निश्चित तौर पर अगर ये चीज़ें कुछ जगहों पर जो भी अगर दुकानें खुलनी है या तमाम चीज़ें खुलनी है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना पड़ेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था को जो तमाम लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने अनुशासन का पालन किया, उनको एक तरह से अपनी गतिविधियां चलाने की, राज्यों को एक तरह से आर्थिक तंत्र को खड़ा करने की अनुमति दी जा रही है। तो साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2 गज ज़रूरी है, जो 6 फीट का डिस्टेंस एक रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, वो पालन हो, वो लिहाज से ज़रूरी है। और इस लिहाज से ही जो प्रोहिबिटेड
सस्पेंडेड जो गतिविधियां हैं उनकी सूची में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है पिछले गाइडलाइन से अगर आप तुलना करें तो। सुधाकर, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि अब जब कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिहाज से नियमों में बदलाव किया गया है, शिथिलता दी गई, तो ऐसे में समाज की जिम्मेदारी बढ़ गई है, यानी लोगों का सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अनुशासित नहीं रहेंगे तो शायद इस प्रकार की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अपने कामों के लिए निकले वो इन जो गाइडलाइंस हैं, नेशनल डायरेक्टिव्स हैं, उनका जो SOPs हैं, उनका बहुत गंभीरता से पालन करें। जी बिल्कुल। और देखिए आर्येंद्र, ये उनके अपने स्वास्थ्य की बात है, ये उनके अपने माँ बाप, भाई बहन या बच्चों के स्वास्थ्य की बात है, उनके परिवार की बात है। ये जो डायरेक्टिव्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के या सैनिटाइजेशन के या जो तमाम साफ सफाई रखने के, दूरी बरतने के, ये जो तमाम डायरेक्टिव्स उनके अपने लिए है, तो ये बहुत ज़रूरी होगा। और ये एक जो बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है, केंद्र ने लिया है। बिल्कुल, तो राज्य अगर इसमें समर्थन करते हैं, राज्य निर्देशों का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बड़े संकट से हम अभी तक बिल्कुल बड़े संकट से जैसे हम बचते आए हैं, बचते रह सकते हैं। सुधाकर, आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह भी इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़ गए। अमृत, स्वागत है आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने भी इस पूरे डिटेल अभी इसको एनालिसिस किया है, क्या बड़ी चीजें बदली हैं लॉकडाउन 3 से लॉकडाउन 4 के बीच में? अगर एक आम नजरिए से समझने की कोशिश की जाए, थोड़ा उसको डिस्क्राइब कीजिए। Arinder, first of all, lockdown 4 has been imposed in the country till the end of this month. Till 31st May, lockdown 4 will continue. That is the biggest news at this hour of this order passed by the Ministry of Home Affairs. Now, what does it say? What all is prohibited? All those things that were prohibited in lockdown 3, except that now offices will be open. Interstate movement is allowed, but given the mutual consent between the states. The classification, green zone, red zone, orange zone is left to the states, given the guidelines of the Ministry of Health and Family Welfare on if you have these many cases, if you have these many recoveries, if your doubling rate is this, they have to follow, and the states have now been authorized to designate what zones are there in their particular state, given the amount of spread of the coronavirus. The fourth thing, the third biggest thing, offices have now been allowed to open. They are no longer in the prohibited list. The only thing that has been said in the COVID national directives for COVID-19 management is that please ensure work from home wherever possible. Earlier, like there was that 33% staff will be allowed except for essential services. Now, offices can run from full strength, but the 7 to 7 curfew that's our colleague Sudhakar was talking about, curfew. The night curfew, 7 p.m. to 7 a.m. no offices except in the essential services like hospitals, media houses, police, government offices, those handling air operations, evacuation operations, they will of course operate, but other offices will remain closed. The containment zones, who are contained, strict parameters shall be followed, contact tracing shall be ensured, house to house surveillance shall be ensured, no offices, not even essential services like shops will open in the containment zones. Those things will be provided to them in the containment zones, so all now basically are in all activities are permitted except those prohibited, which we talked about in the containment zones. Only essential services, are allowed in the containment zone. Let me clarify, essential services are allowed in the containment zone. All other activity, if your office falls in the containment zone, those offices shall not function. What shall not function, if I can quickly read, what shall not function throughout the country, what is prohibited throughout the country: domestic and international travel of passengers, no flights except for the special flights, air ambulances, medical services, etc., security purposes like Air Force and things like that. Metro rail services shall not operate. Metro rail shall not operate till the 31st. Schools, colleges, educational institutions will remain shut. Hotels,
restaurants, hospitality services, except those catering to, say, the police or the essential services, they will not be allowed. Cinema halls, shopping malls, gymnasiums, swimming pools, entertainment parks, theaters, bars, auditoriums, not allowed to operate throughout the country. Social, political, sports, entertainment, academic, cultural, religious functions, not allowed. Religious places of worship closed. Religious congregations are strictly prohibited throughout the country, no matter you are in green zone, orange zone, red zone, containment zone, nowhere will these activities take place. तो अमृत, कुल मिला के कह सकते हैं कि जो सोशल गैदरिंग की जहां जहां संभावना हो सकती है वो किसी भी जोन में हो थ्रू द कंट्री, उनमें कहीं पे भी कोई छूट नहीं रहेगी। ये नेशनल डायरेक्टिव्स हैं, ये गाइडलाइंस एसओपीज बना के दिए गए और ये खास तौर से वर्क प्लेसेस, जो सोशल गैदरिंग जैसे आपने कहा शादी ब्याह हो गया या इस प्रकार के जो सार्वजनिक जगहों के स्थल है उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोकने की बात। शादी ब्याह पे 50 लोग और 20 लोग किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो वहां पे जा सकते हैं। और सुधाकर, हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि जो कैबिनेट सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो जो है बात करेंगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में। तो क्या ये अब फोकस होगा कि अब जो एक नई गाइडलाइंस के साथ में लॉकडाउन 4.0 अब कल से शुरू होने जा रहा है, उसमें राज्य कैसे व्यवस्थाएं बनाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस होगा, उस पर कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा कि ज्यादा बातचीत और चर्चा होगी। जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से अगर राज्यों के कोई सवाल हो, सुझाव हो तो उसकी बात भी सुनी जाएगी। लेकिन एक बार फिर से मैं इसको एक तरह से दोहराना चाहूँगा, ये बात अभी तक चर्चा में नहीं आ पाई है आर्यन। सीधे तौर पर कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन जिसकी बात राज्य सरकारें तय करेंगी, केंद्र जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके दिशा निर्देशों के मुताबिक उसको कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल एक्टिविटीज़ को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ की पाबंदी नहीं है। सिर्फ जो प्रोहिबिटेड चीज़ें जिसका जिक्र लगातार अमृतपाल कर रहे हैं उनको छोड़कर, यानी दुकान हो या ट्रैफिक हो, इसको लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। हाँ, एसओपीज़ जो है, चाहे माइग्रेंट लेबर्स की या रेलवेज की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो एसओपीज़ है बने हुए उसका पालन करना है ज़रूरी। लेकिन राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस बात को देखें कि अगर राज्यों को लगता है कि कुछ चीज़ों पर अलग से रिस्ट्रिक्शंस की लगाने की ज़रूरत है, इम्पोज करने की ज़रूरत है, कुछ छूट वो अभी नहीं चाहते हैं तो ये राज्य तय कर सकते हैं। देखिए बड़ी बात यही है कि राज्य जो चाह रहे थे कि हमको ये तय करने का अधिकार मिले कि किन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, तो ये राज्य को अधिकार दिया गया है इन छूट के साथ कि राज्य को अगर लगता है कि इन जगहों पर अभी भी छूट की ज़रूरत नहीं है, इन पर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आर्यन। बिल्कुल अमृत, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट, कम से कम राज्यों को इतनी एक लिबर्टी है कि अगर उनको लगता है कि और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करना तो कम से कम उस लिहाज से कर सकते हैं। Absolutely. You see, this country is run by the states. By the end of it, your smallest administrative unit is the district. So, which reports to the state government. Now, the state governments are the ones who are actually ensuring that on the ground, whether the police or the other essential services, food, shops, that reaches to them, medical supplies reach to them. So, they have been given the liberty to decide for themselves either what to do, how to contain, because they are their people, they are the best people on the ground to take a call on, say, interstate movement. Now, the states have been allowed that if you have mutual consent between two states for interstate movement, which basically means that the center is, what the center is saying is that you see this is something which can spread. Let us not get too much too close. This is a problem, this is a crisis which we still haven't overcome. The number of cases are rising. The only way to fight it is there is no vaccine in sight as of today, at least on the ground. So you can only maintain social distance and fight it. So, but if it is leading to economic distress, if it is leading to humanitarian distress, as we've seen in the case of migrant workers who are stranded or people in distress who are being brought from outside, states can take a call where it is necessary to allow that movement. But general हदायत ये है
कि साहब आप मूवमेंट, सोशल गैदरिंग और मूवमेंट्स ना करें, बिल्कुल, और उससे अगर कहीं ना जरूरी कहीं- है जी। तो आप कर लें। बिल्कुल, हमारे सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त मुंबई से हमारे साथ में जुड़ी हुई। श्यामा, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से है कोरोना संक्रमण की अगर बात की जाए, ऐसे में किस तरीके से इस लॉकडाउन 4.0 में एक बैलेंस अप्रोच के साथ में महाराष्ट्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, संक्रमण को रोकने के लिए हम कल से प्रयास देख सकते हैं? राज्य सरकार किस प्रकार से आगे बढ़ेगी? कि महाराष्ट्र की जब बात करें तो दोपहर तक ही हमने देखा था कि एक नोटिफिकेशन के जरिए कि 31 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है राज्य भर में, ये दिशा निर्देश दे दिया गया था। साथ ही उसके इसमें ये बताया गया था कि अजय मेहता जो चीफ सेक्रेटरी है वो कुछ समय में ये एक कैलिब्रेटेड फेज वाइज रिलैक्सेशन या कह सकते हैं कि किस तरीके एरिया में किस तरीके से लिफ्ट करा जाएगा लॉकडाउन को, किस तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये एक डिटेल ऑर्डर और एक इशू करने वाले हैं। तो वो एक एक्सपेक्टेड है कि किस तरीके से ग्रीन जोन, कंटेनमेंट जोन, रेड जोन एंड ऑरेंज जोन में किस तरीके से गतिविधियां स्टार्ट होनी है। हमने पहले ही देखा था कि अप्रैल 20 के करीब जब ये गाइडलाइंस आया था तो ऑलरेडी कई सारी आर्थिक गतिविधियों को अलाउ कर दिया गया था, और कई सारे ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं या जो इलाके हैं महाराष्ट्र के राज्य भर में जो ग्रीन जोन्स में आते हैं, ऑरेंज जोन्स में आते हैं, वहां पर आर्थिक गतिविधि ऑलरेडी चालू है। कई सारे इंडस्ट्रीज है, कई सारे जो एक तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, वो अपने काम शुरू कर चुके हैं 50% वर्कर्स के साथ में। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, जो भी गाइडलाइंस हैं वो सब मेंटेन करते हुए उन्होंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। साथ ही जो एरियाज आते हैं ऑरेंज जोन, उसमें थोड़े प्रिकॉशंस के साथ में काम किए जा रहे हैं। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन वो जोन से जहां पर काफी ज्यादा प्रिकॉशन लिए गए हैं और जो दुकान ऑरेंज या ग्रीन जोन में शुरू करने के लिए कहा गया था, अलाउ किया गया था, वो यहाँ पे प्रतिबंधित था। अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो ऑर्डर आया है एमएचए का, ये उसमें ये भी कहा गया है कि स्टेट वाइज भी एक ऑर्डर आएगा कि वो क्या अलाउ करना चाह रहे हैं, क्या अलाउ नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि जो भी लार्ज गैदरिंग वाले एरिया है, ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकते हैं कोरोना वायरस के लिए, वो सभी बंद रहेंगे। जैसे सिनेमा हॉल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, ये सारे जगह जो है वो बंद रहेंगे। बहरहाल अभी इसके ऊपर में भर देना है, जोर देना है कि किस तरीके से जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उन्हें नीचे लाया जाए, उनके नंबर को कम किया जाए। और कई सारे ऐसे डिसीजन लिए भी जा रहे हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं अकेला सरकार नहीं ये डिसाइड कर सकता, अकेला सरकार सब कुछ नहीं कर सकता। तो मुंबई में ये भी देखने के लिए मिला है कि काफी सारे सोसाइटीज को बिल्कुल श्यामा, आप रहिए हमारे साथ में, मैं आपके पास फिर से रुक करूंगा। इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली की जो एम्स हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर गुलेरिया, स्वागत है आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। समझना आपसे यही चाहेंगे कि अब जब एक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिहाज से जो खासतौर से कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां पे कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस का पालन बहुत जरूरी होता है। किस प्रकार से आम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि उनको सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा अपनाना है अगर उनको रियायत दी गई है तो? हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे रियायत दी जा रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नागरिक की हो जाती है कि उसके साथ जैसे जैसे आपको फ्रीडम दी जा रही है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें, जिससे कोविड-19 जो है वो आगे ना फैले। और जहाँ जहाँ पे हमारे कोल्ड स्पॉट्स हैं वहाँ पे केसेस ना बढ़े और वहाँ पे हम आस्ता आस्ता केसेस कम कर पाएं। और इसी के साथ साथ जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर भी लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि वहाँ पे केसेस जो हैं आस्ता आस्ता फिर वो फ्लैटन हो और फिर कम होने शुरू हो। जी डॉक्टर गुलेरिया, अब जब लोग अगर कल से निकलना शुरू करेंगे घरों से तो क्या एक आम हिदायत, क्योंकि दुनिया काफ़ी बदल गई है, ऐसे लोग जो लंबे समय से घरों में अब जब वो बाहर निकलना शुरू करेंगे किस प्रकार का एक उनको सलाह देना आपको लगता है कि इस वक्त उचित है कि जब वो इन छोटी छोटी बातों का वो खास तौर से ख्याल रखें संक्रमण से बचने के लिए या किसी से संक्रमण हो सकने की स्थिति में बचने के लिए? तो मेरा ये सबके लिए यही निवेदन है कि हमें सतर्क रहना है। अभी भी कोरोना वायरस की हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो काफी हद तक लड़ाई आ गई है, ये काफी टाइम के लिए हमारे साथ रहेगा और हमें एक अपना न्यू लाइफस्टाइल बनाने की जरूरत है। चाहे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, चाहे आप मास्क डालने की आदत हो, चाहे घर में जब भी आए या कहीं भी जाएं तो हाथ धोने की आदत हो, चाहे वो साबुन और पानी से हो या हैंड सैनिटाइजर से हो, ये सारी जो आदतें हैं ये हमें डालनी पड़ेंगी। क्राउडेड एरियाज को अवॉइड करना है, स्पेशली वो जो लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, साथ में और बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज हैं, हाइपरटेंशन है या हार्ट की बीमारी है या क्रॉनिक डिजीजेज हैं, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि वो बाहर ना जाएं। और ये जो जैसे क्राउडेड एरियाज हैं उन
में हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो है वो पूरी तरह से फॉलो करें। Dr. Guleria, now that workplaces have been permitted to open, but we generally see that people, when they gather, they forget in their general life social distancing. So, are there any guidelines, or are there any suggestions that you would want to give to people when they go to their workplaces, like don't crowd together at lunchtime, don't eat together, try and maintain a certain distance? Because once the office is open, we'll see people going to offices, and you can see the restrictions, or the advice that was given during the lockdown earlier, or about social distancing, can be thrown to the winds. Yes, that's very true. So my advice is that we have to be responsible. Even for offices, each office should plan a way how each person would sit with social distancing, how they will have an entry and exit so that they don't cross each other too often, and there is a good cross ventilation in terms of opening the windows, and the meals that they take or the social interaction they do can be done using either the phone or through the WhatsApp messages. And it would be a nice habit if they had their meals on their own, talking to each other from a distance rather than crowding together. So we will have to develop new norms for either people going to offices, people going on lifts, people using the staircase, or the staggered time of entering into an office. All will have to be developed so that we can avoid crowding, maintain social distancing, and thereby not allow the infection to spread in our own office, in our own community, and in our own houses. जी सर, एक चीज़ और कि जब हम देखते हैं कि ऑफिसेज में लोग जाते हैं तो बहुत सी ऐसी कॉमन चीज़ें होते हैं, एसेट्स होते हैं जिनका हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। उस प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करते समय किस प्रकार की हिदायत की बहुत ज़रूरत, क्योंकि वर्क टर्मिनल्स की बात हो या इस प्रकार की और भी चीज़ों को लेकर, उस पर क्या खासतौर से हिदायत एक तरीके से कि संक्रमण से बचा जा सके? तो एक तो ये चीज़ है कि जो सर्फेसेस हम आम टच करते हैं, चाहे वो दरवाजे का नॉब हो, चाहे टेबल का टॉप हो, या कुर्सी का टॉप हो, या और सर्फेसेस हो, उनको रेगुलरली साफ करने की जरूरत है विद सैनिटाइजर या सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। और दूसरा यही है कि जो हम पहले हमारी जो डीलिंग रहती थी फाइलों के साथ या उन चीज़ों के साथ, उनको भी हम जितना अवॉइड कर पाएं या उनको साफ कर पाएं या उनकी हैंडलिंग जितनी कम कर पाएं, तो उससे भी सर्फेसेस से कॉन्टैक्ट होना जो है वो कम हो पाएगा। तो हमें अपने लिए एक नई आदत डालनी पड़ेगी, both in cleaning the offices, using more of internet or electronic media for communication and file movement, rather than using the physical files. Dr. Guleria, one thing I'm curious about, in the national directives for COVID-19 management that have been issued today, they've said that wearing a face cover is compulsory in all public and workplaces. So people basically, when they have to go out of their homes, whether to shops or to their workplaces, will have to wear face masks, or they will face penal provisions. But what about gloves? Should people use gloves? Should they wear gloves? Does that help, or washing hands regularly is enough? What would you recommend? So I think the most important thing is that masks have to be worn even if you are asymptomatic. Okay. Because we know a large number of people can be asymptomatic and they can transmit the infection, and by wearing a mask you can prevent that. And if both people wear masks, the chance of infection from one to the other come down significantly. As far as gloves are concerned, it's important to keep in mind that even if you wear gloves and you touch surfaces, your gloves can get contaminated. And you may get a false sense that my hands are clean because they're inside the gloves. And if with your gloves, if you touch your face, your nose and mouth, then those contaminated hands which have the virus will reach your face and you will get the infection. So rather than wearing gloves, it's important that you wash your hands regularly, because that will give you more safety, and it'll protection, it'll disinfect your hands and the virus will not spread. जी डॉक्टर गुलेरिया, एक चीज़ और कि जब अब लोग ज़्यादा संख्या में घरों से निकलेंगे, अपने कामों के लिए निकलेंगे, वापस फिर घर आएंगे, ऐसे में अगर वो एक्सपोजर लेके वापस आ रहे हैं, उनके घर में परिवार में बुजुर्ग माता पिता हैं, छोटे बच्चे हैं, तब किस प्रकार की हिदायत या तरीके से बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर वो किसी प्रकार से संक्रमण के संपर्क में आए हैं तो वो घर तक ना आए, उसको कैसे रोका जा सकता, उसको लेकर क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, वो हम अपने पुराने जो हमारी आदतें हैं उनको वापस लाना पड़ेगा। जब भी हम घर आए तो हम अपने जूते बाहर खोल सकते हैं। घर के आने के बाद एकदम ही अपने हाथ धोएं,
कुछ लोग नहा भी सकते हैं और जो कपड़े हैं उनको धोने में डाल दें। तो हम अब अगर अपनी आदतें बदलेंगे कि जैसे हम घर कहीं बाहर से आए तो एकदम अपने हाथ धोएं, चाहे तो नहा लें और अपने कपड़े बदल के घर के कपड़े डाल लें, जिससे अगर कपड़े में कोई चांस भी हो इन्फेक्शन का तो वो ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग घर में, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, उनके साथ रखें। तो अगर हम ये काम करेंगे तो हम इन्फेक्शन जो है वो बाहर से नहीं ला पाएंगे। मास्क को भी अच्छी तरह से धोएं, चाहे तो मास्क को घर के बाहर ही रखें और वहीं पे उसको साफ कर लें, जिससे मास्क हम अंदर ना लेके जाएं। तो कई चीजें हमें घर के लिए करनी पड़ेगी जिससे हम अब खुद इन्फेक्शन घर पे ना लाएं। Sir, those people who are using homemade masks or using cloth, do you recommend that they wash them every day before reusing them the next day? Yes, I would say that if you're using the cotton or the cloth mask, then a good idea is to wash it regularly. It's a good idea to keep a number of them with you so that you can recycle it. कि आपने एक आज यूज किया तो एक धोने के लिए डाल दिया, तो जब वो 2-3 दिन बाद तैयार होगा तब आपके पास ऑलरेडी मास्क पड़े हुए हैं, जिससे वो दैट विल रिमेन क्लीन एंड इट विल आल्सो बी सेफ टू यूज। सर, एक चीज़ और कि लोग अब अगर अपने वाहनों से ऑफिस के लिए जाएंगे, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या उसको भी डेली डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत है या इस प्रकार की ज़रूरत नहीं है? इसको लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो अगर आप अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं और आपके साथ कोई नहीं है और अपने हाथ आप गाड़ी में जब अंदर जाते हैं तो साफ करते हैं, क्योंकि गाड़ी का हमारा जो है, एक तो हमारा स्टीयरिंग व्हील है या जो सीट्स है, कवर है, उसको हम साफ कर सकते हैं। दूसरा जो बाहर का डोर है, जहाँ पे और लोग भी टच कर सकते हैं, तो ये उन बाहर की जो सर्फेसेस हैं उनको तो रेगुलरली साफ करना चाहिए। अंदर वाले जो सर्फेसेस हैं वो क्योंकि हमारे ही टच में आते हैं, तो हम जब भी बैठते हैं तो डिसइंफेक्टेंट के साथ जहाँ एरियाज है जहाँ पे टच होने के ज्यादा चांसेस हैं उनको हम क्लीन कर सकते हैं। ठीक है सर। All right, Dr. Guleria, many thanks for joining us on the show and giving us those inputs. That was Dr. Guleria, the director of AIIMS, joining us on the show and saying that with now the new guidelines easing out, restrictions, people being allowed to go to offices, the movement is expected to be much more of people out of their homes as was seen in lockdown 1, 2 and 3. But now that also puts the added responsibility on us to be more careful, to be even careful than we were before, because now we are at an increased risk of infection for the simple reason that we will go out of our homes, we will interact with people, we will come in contact with people. So he advising that maintaining social distancing is absolutely important when you go to your offices. Maintain social distance, see to it that your workplace is clean, it's regularly sanitized. Though in the guidelines issued by the Ministry of Home Affairs, it's very clear that offices have to be disinfected regularly, staggered shifts have to be done. They've said the directive is that it should be people should work as much as possible from home. But where it is not possible from home, they've not put attendance diktat saying that only 33% are allowed, but directives are that shifts should be staggered and people should be called in shifts. Therefore, the increase by the very fact of social interaction, the risk of infection increases. So therefore, it is our responsibility to keep ourselves safe, our families safe, our neighborhood safe, people around us safe, our colleagues, our friends, our family safe by practicing the guidelines, wearing the mask always. It is compulsory to wear the mask when you go out of home, whether you go to a shop to buy your essential items or you step out of home for going to office. It is absolutely necessary to wear the face cover. बिल्कुल, हमारे सहयोगी सुधाकर हमारे साथ में जुड़ गए। सुधाकर, कुछ और स्पष्टता अभी तक, क्योंकि हमने देखा कि जब ये गाइडलाइंस आई तो उसके बाद से लगातार उसको पढ़ने के बाद में बिटवीन द लाइंस भी कई बात समझ में आती, कुछ और आप उसमें ऐड करना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ आप सीधे तौर पर कह सकते हैं
कि जो ऑलरेडी रिलैक्सेशंस था वो बिल्कुल हमेशा जारी रहेंगे। ये एक ऐड कर सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट पर जरूर पाबंदी है, लेकिन रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, इस तरह की जो तमाम चीज़ें जो हैं, जो ऑलरेडी रिलैक्सेशन पहले से दिए जा चुके हैं, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बल्कि एक तरह से अब हमने बढ़ाया है रिलैक्सेशन, ओपनिंग अप किया है। रवि से पूछना चाहेंगे, रवि क्या आप बदलाव देख रहे हैं लॉकडाउन 3 से लॉकडाउन 4 में, किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सुधाकर, इफ़ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट लॉकडाउन 3 and lockdown 4, in the directive that has been published as of now, the government and the NDMA has listed places which will remain prohibited for the common people, and they have said that all other things that are not listed, they are up to the state government. So it will be upon the state governments to decide whether to open the markets, whether to open the private offices, whether those spaces will be open, whether they will decide to have staggered opening for private offices, for the marketplaces, common marketplaces. But the directive has clearly said that state governments cannot dilute the restrictions that have been imposed, and they can impose some other restrictions as they deem fit, but they cannot dilute it. But as far as the restrictions go, the many restrictions have been removed, and it is now entirely up to the state governments, the respective state governments, to decide whether they have to follow those restrictions and what do they deem fit as after taking a measured call. What do they deem fit to open, and what do they think that can be allowed, including the market activities and the opening of private spaces? क्या वजह देखते हैं? एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो एक एनडीएमए का निर्देश था, जो प्रधानमंत्री जो बात कह रहे थे कि आर्थिक तंत्र को खोलने की ज़रूरत है, जिसकी बात वो कर रहे थे, तो क्या ये वजह रही कि ये जो रिलैक्सेशंस दिया गया, इसके पीछे क्या हमारी जो तैयारियां होनी थी वो एक पुख्ता तैयारी हो चुकी है, चाहे अस्पताल हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ट्रेनिंग हो, उसकी वजह से, और एक तरह से एक अनुशासन हमने दिखाया, सोशल डिस्टेंसिंग हो, क्या आप वो कारण मानते हैं इस तरह से? The main reason, what I think, Sudhakar, is that the government, as you said, we have already now have the facilities, and we have propped up the medical facilities in case the scenario becomes very difficult for India. Each and every city, each and every state has utilized this lockdown period to further enhance the medical facilities, the quarantine facilities, the isolation beds in their respective states and cities. And also the government focus for the past 15 days has been now to start economic activity, so that India, as many ministers have said, that we have to find opportunity in this crisis, so that India does not miss out on this opportunity when it presents itself in these times of crisis, and India is ready to grab the opportunity with both the hands. बिल्कुल, इसमें आर्यन मैं ऐड करना चाहूँगा, आप अगर जनवरी में ये बात करते हैं कि करीब 1000 अलग कोविड अस्पताल होंगे, करीब 4-5 लाख आइसोलेशन या आईसीयू के बेड्स होंगे, अलग से जो अस्पताल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो शायद कोई भरोसा नहीं कर सकता था कि ये 2-3 महीने में मुमकिन होगा, लेकिन हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया, और उसकी वजह से, ये इस अनुशासन की वजह से, ये अब सब कुछ जो 130 करोड़ के देश में हम अभी भी देख रहे हैं कि जो डेथ रेट है या फिर जो इन्फेक्शन रेट है, वो दुनिया के तमाम बड़े देशों के मुकाबले बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। और अगर हम सावधानी बरते, लोगों से यही गुजारिश की जाएगी कि अगर सावधानी बरते तो एक जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, उसको मुमकिन करके दिखाया जा सकता है। सब लोग मिलकर ये कर सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है सुधाकर, और इस डायरेक्टिव में बहुत साफ तौर पर सरकार ने कहा है कि 2 गज की दूरी जो है, यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। जो नॉर्म्स हैं, जो पहले पूरे नॉर्म्स बताए गए हैं, उन नॉर्म्स को दे हैव टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरीवन। द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डाइल्यूट द रिस्ट्रिक्शंस, दे कैन ओपन अप स्लोली द प्लेसेस दे डीम फिट। So, in a sense, this central government has now thrown the ball in state government's court. They have told them that we have utilized this period. We have given a lockdown period of
almost more than 40 days, and we have allowed the states and the union territories to prepare themselves. We have already flattened the curve. We have not allowed it to soar northwards, and now it is up to the state governments to decide what they want to open and what they want to remain in the restricted zone, in the containment zone. And generally now it will be the call of the state government, because many state governments were demanding that they should be allowed to open up certain activities that will help them to rev up the revenues. Now it is their call. They can open up the things, they can allow the economic activity to continue as and when they deem fit, and as and when they deem that the time has come, opportune time has come for them to open up the economic activity. जी आर्यन, आपको सवाल पूछना चाह रहे थे। सुधाकर, जो जिक्र आप कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है कि ये 22 मार्च से अगर हम बात करें और आज की हम बात करें तो हम इस कोविड की समस्या से लड़ने के लिए बहुत आगे तक अपने आप को सक्षम बना पाए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इस दरमियान एक देश ने ये भी सीखा है कि हमको सेल्फ डिसिप्लिन होकर किस तरह से अब इस समस्या का जूझना है, तब जबकि हम घरों से बाहर निकलने की शुरुआत करेंगे और अपने वर्क प्लेसेस और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे, उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस होगा अब आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, देखिए, और सबसे ज़्यादा इस बात का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को था, और जो देश की जो सामूहिक शक्ति है उस पर प्रधानमंत्री ने भरोसा किया। और हमने देखा कि जब शुरुआत हुई थी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू पे, देखिए अमूमन हमने ये भी देखा कि कर्फ्यू जब लगाए जाते हैं, गोली मारने का आदेश होता है, इस तरह के भी आदेश होते हैं, उसमें भी कई लोग उल्लंघन करते हैं, गिरफ्तार भी किए जाते हैं। लेकिन जनता कर्फ्यू का जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो 130 करोड़ के देश में हमने देखा किस तरह का एक घोषित कर्फ्यू, और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जिस तरह का अनुशासन देश ने दिखाया, प्रधानमंत्री को ये भरोसा था और उस पर तमाम देशवासी खड़े उतरे, और उसकी वजह से हमने ये जो लॉकडाउन 3 लॉकडाउन जो हमने निकाले हैं, और मुझे ज़रूर उम्मीद है, प्रधानमंत्री को भी ये भरोसा है कि ये अगला जो लॉकडाउन 4 भी है, जो आने वाला समय है। और क्योंकि एक चीज़ सीधा स्पष्ट संदेश अगर आज किसी चीज़ का मिला है तो एक है कि ये जो कोरोना है, ये कोरोना संकट है, और उसमें हमारा चाहे फेस कवर हो या सैनिटाइजेशन की बात है, ये एक हमारे लिए न्यू नॉर्मल की बात रहेगी। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण एक संदेश है आर्येंद्र, ये जरूर कह सकते हैं। और इस न्यू नॉर्मल के साथ हमें जीना भी है। मेरा फ़ोन भी शायद डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं एक बार रवि से ज़रूर पूछना चाहूँगा। तो एक न्यू नॉर्मल, उसके साथ हमको जीना है, ये भी एक संदेश है पूरे देश के लिए। बिल्कुल सुधाकर, देखें ये बात सरकार के साथ साथ मेरे ख्याल से जो तमाम देश हैं वो भी कह रहे हैं कि कोविड-19 के बाद जो अब समय आएगा उसको इस तरह से नापा जाएगा कि प्री कोविड-19 और पोस्ट कोविड-19 समय क्या था, और ये न्यू नॉर्मल रहेगा। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोविड-19 जो वायरस है इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी कहा है कि दिस वायरस वोंट गो अवे सो इजीली, एंड वील हैव टू लर्न टू लिव विद इट नाउ। तो इस वायरस के साथ जीना कैसे है, तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो अभी एनफोर्स्ड हैं उनके साथ कैसे जीना है, इसके साथ जीने की कला भी भारत को भी और पूरे विश्व को भी सीखनी पड़ेगी, और यही एक कायदा आगे आने वाले कई महीनों तक रहेगा। जी बिल्कुल आर्यन, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आरोग्य सेतु ऐप की एक मैं बात बताना चाहूँगा। 10.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, मुमकिन है 11 करोड़ के आसपास पहुँचने वाले भी हैं। लेकिन देखिए किस तरह से ये काम करता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। इस ऐप के वजह से कम 4 लाख लोगों से संपर्क किया गया, जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि हम अस्वस्थ हैं। उनको मेडिकल काउंसलिंग दी गई, ज़रूरत पड़ा तो उनका टेस्ट कराया भी गया। तो इस तरह से एक तरह से आरोग्य सेतु ऐप सुविधा देता है। अगर इनमें से कोई अगर बीमार भी पड़ता है, कोविड पेशेंट बनता है, तो वो जिन लोगों के संपर्क में आएगा उन तमाम लोगों को सतर्क किया जाएगा। उनको अगर क्वारंटाइन रहने देने की सलाह है तो वो सलाह दी जाएगी। तो इस तरह से आरोग्य सेतु हेल्प कर सकता है। और दूसरी बात, स्मार्टफोन अगर नहीं भी है तो बेसिक फोन पर भी IVRS की सुविधा के जरिए जो है आरोग्य सेतु की टीम आपसे जुड़ सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आरोग्य सेतु ऐप। और जिस बात को दोहराया भी गया है, ना सिर्फ वर्क प्लेसेस पर बल्कि इंडिविजुअल लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो ये ऐप डाउनलोड करें। आर्यन, अमृत, आपको लगता है कि इस पूरे दौर में टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा रोल प्ले किया? जैसे हम आरोग्य सेतु की बात भी कर रहे हैं, हमने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग्स का होना, वर्चुअल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्शन होना, और खासतौर से टेलीमेडिसिन के लिहाज से भी हम देखते हैं कि कई प्रकार के पैकेजेस का भी ऐलान किया गया। आपको लगता है कि फ्यूचर कुछ इस दिशा में आगे बढ़ने वाला, उस तरीके से हमको आगे बढ़ना ही होगा? Absolutely. When you have to maintain social distancing, how do you communicate? You communicate through technology. And the app that Sudhakar was referring to, the Arogya Setu app, is a very
important tool towards ensuring the safety, because what it does is it is an early identification tool ऑफ पोटेंशियल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। आप रिस्क पे हैं कि नहीं हैं ये आपको वो पहले बता देता है। उसमें जो आप डेटा देते हैं या आप, क्योंकि आपका जीपीएस वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है ना, तो आपके 500 मीटर दूर, आपके 1 किलोमीटर दूर, आपके 10 किलोमीटर दूर आपकी जो प्रॉक्सिमिटी में लोग हैं, क्या उनमें से कोई इन्फेक्टेड हैं, क्या उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हैं, क्या उनमें से लोग कुछ अनवेल हैं, तो आप सतर्क हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक पोटेंशियल रिस्क भी बताता है। बाकी तो आप जब टेस्ट कराएंगे तब आपको पता लगेगा कि आप पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, पर ये आपको बता देता है कि आप लो रिस्क पे हैं, आप हाई रिस्क पे हैं, आप सेफ हैं। दूसरा, इट डज एज अ शील्ड फॉर इंडिविजुअल्स and the community at large. So basically that's what it does. Now what do today's guidelines say about the Arogya इसमें मैं एक Setu? चीज़ ऐड करूंगा, जैसे हम आप भी अभी अपने ऑफिस आते हैं तो हमको पहले एंट्री से पहले गेट पे दिखाना होता है कि हमारा जो स्टेटस है आरोग्य सेतु ऐप का वो सेफ दिखाया। दैट मीन्स कि अगर हम अनवेल हैं तो हमारे ऑफिस का कोई व्यक्ति हमसे उसकी वजह से प्रभावित ना हो। इस प्रकार की गाइडलाइंस भी कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद है, लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए काफी कारगर भी हो रही है। जी, और मैं अगर वो गाइडलाइन से पढ़ दूं आज की जो है आरोग्य सेतु को लेकर, जैसे आपने कहा कि हम लोगों के ऑफिस में एंट्री तभी अलाउड होती है अगर आप सेफ जोन में हैं। अगर आप हाई रिस्क हैं, ज़रूरी नहीं कि आप टेस्टेड पॉजिटिव हैं, हाई रिस्क पे हैं, आप अनवेल हैं, तो आप किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप इन्फेक्टेड हों, तो फिर वो ऑफिस में एंट्री अलाउड नहीं होती, कहा जाता है कि आप जी घर पे रह लें। तो टुडेज गाइडलाइन से विद द व्यू टू इंश्योरिंग सेफ्टी, ऑफिसेस एंड वर्क प्लेसेस, employers will make the best effort basis that Arogya Setu is installed by employees having compatibility with their phones. तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाएं, उनकी संस्थाओं के एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर्स को कहा गया है कि आप बेस्ट एफर्ट्स करें कि आपके एम्प्लॉयज़ पर वो हो, बिकॉज वो बताती है आपका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी। Exactly. और दूसरा कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के इंडिविजुअल्स को एडवाइस करें कि आप अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उन पर एक तो उसको डाउनलोड करें, दूसरा इसको रेगुलरली अपडेट करें। ये भी आपको इंश्योर करेगा कि अगर आप बीमार होते हैं आपको उस ऐप के थ्रू ही मेडिकल जो अटेंशन है वो मिल पाए। अगर आप हाई रिस्क पे जाते हैं, आप अनवेल बताते हैं, तो उसी ऐप के जरिए जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है उनकी मेडिकल टीम्स आप तक पहुंच सकती हैं। बिल्कुल, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दौर से जिसमें पूरी दुनिया गुजर रही है, हिंदुस्तान गुजर रहा है, और आज लॉकडाउन 3.0 का आखिरी दिन था, लेकिन कल से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो रही है, नए गाइडलाइंस के साथ में, नई प्रकार की रियायतों के साथ में। लेकिन जहां पे ज्यादा संक्रमण है, कंटेनमेंट जोन है, वहां पर ज्यादा रियायतें नहीं है, सिवाय जो एसेंशियल सर्विसेज है उसके अलावा, कि आपके जीवन के लिए जो अति आवश्यक चीजें हैं उन पे कहीं कोई वादा नहीं होगी। लेकिन बावजूद उसके कंटेनमेंट जोन में आर्थिक गतिविधियों पर फिलहाल एक तरीके से प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन बाकी जगहों पर आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। तो हम लगातार इस बारे में जिक्र कर रहे थे कि जो गाइडलाइंस आई हैं नई, जो गृह मंत्रालय के माध्यम से, उसका आखिर मायने क्या है, इस पर विस्तार से हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी अमृतपाल को दीजिए इजाजत। एब्सोल्युटली, ख्याल रखें अपना, सलामत रहें, स्टे सेफ, stay at home as far as possible, only step out if it is absolutely essential for you. Staying safe, maintaining social distancing, wearing the mask, maintaining health, hand hygiene, washing your hands with soap regularly is very, very important. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार।